ये 13 नंबर सवाल कह रहा है कि एक मिसाइल को पलायन वेग से कम वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। एक मिसाइल को पलायन वेग से कम वेग से क्या किया जाता है? प्रक्षेपित किया जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का कुल योग कितना होता है? गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का कुल योग क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है कि किसी उपग्रह की जो स्थिति ऊर्जा होती है यू, वो माइनस का GMEM/RE, ये फार्मूला होता है। और गति ऊर्जा का फार्मूला होता है K बराबर GMEM/RE 1/2, ये सूत्र होता है। अगर हम टोटल एनर्जी निकालते हैं कुल ऊर्जा, तो E बराबर क्या हो जाएगा? स्थिति ऊर्जा और प्लस गति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा कितनी है? माइनस का GMEM/RE प्लस गति ऊर्जा कितनी है? 1/2 GMEM/RE, ये है। यहाँ 2RE, यहाँ 2 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो -2 में 1 चला जाएगा, तो बचेगा क्या आपका? माइनस का GMEM/RE। ये क्या आ गई? कुल ऊर्जा आ गई। कैसी है? ऋणात्मक है। तो एक मिसाइल को पलायन वेग से कम वेग से फेंका जाता है तो उसकी गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का जो योग होता है वो हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो अर्थात ऑप्शन इसका कौन सही होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो अगर पृथ्वी है, मान लेते ये पृथ्वी है, ये केंद्र हो गया, ये क्या है? अर्थ है। और कोई भू स्थिर उपग्रह, मान लेते हैं यहाँ पर है कोई उपग्रह, ये भू स्थिर उपग्रह है। क्या करता है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से, तो पृथ्वी की सतह ये, तो पृथ्वी की सतह से उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? लगभग कितनी होती है? तो ये देखो कितनी होती है। अगर सतह से उपग्रह की ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो ये होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन आपका ये सही है। अगर पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पूछी जाए तो कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। ये 36,000 किलोमीटर होती है। अगर केंद्र से पूछी जाए, केंद्र से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होगी, तो ये होती है 42,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 42,000 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या है कि पृथ्वी की सतह से भू उपग्रह की ऊंचाई कितनी होगी, तो 36,000 किलोमीटर होगी। ये ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, गुरुत्वाकर्षण बल अचानक क्या हो जाए? खत्म हो जाए, कहने का मतलब, तो निम्नलिखित में से क्या सत्य होगा? अब ऑप्शन क्या दे रखा है कि द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, भार वही रहेगा, भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान और भार दोनों शून्य हो जाएंगे। बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। और ना द्रव्यमान शून्य होगा ना ही भार, ये भी बिल्कुल गलत है। कह रहे गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच काम करता है, एक m2 और एक मान लेते हैं m1। और द्रव्यमान कभी चेंज होगा नहीं, द्रव्यमान कभी चेंज होगा नहीं, अर्थात द्रव्यमान तो वही रहेगा,
लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो जाएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो उसका जो भार हो जाएगा m इंटू जी होता है, जब जी रहेगा नहीं तो भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अगर यदि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक खत्म हो जाए, लुप्त हो जाए, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा, भार शून्य हो जाएगा, जबकि द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान नहीं चेंज होगा। ये करेक्ट आंसर है इसका। अगला देखते हैं, ये 16 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, केपलर के तृतीय नियम के अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग किसके समानुपाती होता है। ऑप्शन में दिया है, कह रहा है किसके समानुपाती होता है, आर के, या आर स्क्वायर के, या आर के पावर 1/2 के, या आर के पावर 3 आर क्यूब के। तो केपलर का तृतीय नियम क्या होता है कि प्रत्येक ग्रह का सूर्य के चारों ओर, ये मान लेते सूर्य है आपका और कोई ग्रह है, ग्रह क्या कर रहा है, सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा लगा रहा है। तो प्रत्येक ग्रह का सूर्य के चारों ओर के परिक्रमण काल का वर्ग, मतलब कोई ग्रह जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर लगाने में जो उसको समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्ताकार कक्षा के, क्योंकि जो ग्रह है सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, इस तरीके से ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा होगी ये। तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा की जो दीर्घ अक्ष ये होती है, ये क्या होती है, दीर्घ अक्ष ये, और ये होगी लघु अक्ष। लघु अक्ष, लघु अक्ष को, दीर्घ अक्ष को हम मान लेते हैं 2a और लघु अक्ष को मान लेते हैं 2b। तो दीर्घ अक्ष के और दीर्घ अक्ष के इन्होंने r मान लिया है, तो 2a को हम क्या मान लेंगे, 2r मान लेंगे। तो दीर्घ अक्ष 2r हो गया और दीर्घ अक्ष का आधा क्या हो जाएगा, r। तो आधे के तृतीय घात के समानुपाती होता है, ये केपलर का तृतीय नियम है। दीर्घ अक्ष हो गई आपकी कितनी, 2r, और 2r का जो आधा होगा, आधा क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा ये। तो प्रत्येक ग्रह का सूर्य के चारों ओर के परिक्रमण काल का वर्ग t², दीर्घवृत्ताकार कक्षा के दीर्घ अक्ष के यानी 2r, दीर्घ अक्ष के आधे के, तो 2r का आधा r हो गया, के तृतीय घात के समानुपाती होता है। तो ये है केपलर का तृतीय नियम, t² प्रोपोर्शनल r³ होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि पृथ्वी की सतह से h बराबर r, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है, कह रहा है ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होगा। पृथ्वी तल से ऊपर जा रहे हैं, तो जब पृथ्वी तल से हम ऊपर जाते हैं तो फार्मूला क्या पड़ा है, g' बराबर g अपान में 1 - h/re, 1 प्लस होता है 1 + h/re का होल ऑफ स्क्वायर। ये फार्मूला सिद्ध किया जाता है। ये जब पृथ्वी तल से हम ऊपर जाते हैं तो जी के मान में जो कुछ कमी होती है वो उसका फार्मूला होता है g' बराबर g/1 + h/re का होल ऑफ स्क्वायर, ये होता है। अब सवाल कह रहा है h बराबर r है, यहाँ हम h बराबर क्या लिख देंगे, r लिख देंगे। तो r या re, चलो तो h की जगह क्या लिख देंगे हम, re लिख देंगे। तो ये क्या हल होके आ जाएगा, g' बराबर g/1 + h की जगह re लिख देंगे, तो ये आ जाएगा re/re और होल ऑफ स्क्वायर वही रहेगा। इसको हल कर दो थोड़ा, तो क्या बचेगा, g/1 + ये कैंसिल हो जाएगा, 1 ही तो बचेगा का होल ऑफ स्क्वायर, अर्थात g/1 + 1 2 का स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा, g/4 हो जाएगा ये। तो g/4 भी ऑप्शन करेक्ट है आपका।
तो यदि हम पृथ्वी की सतह से h बराबर r ऊंचाई पर जा रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना हो जाएगा, g/4 हो जाएगा। इस तरीके से g/4 होगा ये। आगे सवाल की तरफ चलते हैं। ये है 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा विभिन्न द्रव्यमानों के तांबे के 2 गोले निर्वात में रखें। निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान के 2 गोले रखे हैं। ये एक m1 मान लेते हैं और एक m2, बीच की दूरी r मान लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है। इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, F बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर। ये तो फार्मूला होता है। तो कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल जो F है निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, देखो g पर भी निर्भर कर रहा है, m1 m2 पर भी निर्भर कर रहा है, और r स्क्वायर यानी व्युत्क्रमानुपाती अर्थात यह प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर की भी निर्भर कर रहा है। तो देखो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल तो बिल्कुल सेम है कि यह प्रोपोर्शनल क्या होता है, m1 इंटू m2, और इसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इस पर भी निर्भर कर रहा है। और उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रम वर्ग पर यानी F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर पर भी निर्भर करता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी g पर भी निर्भर करता है। तो कह रहा कौन सही है, इसमें किस पर निर्भर करता है, तो सभी में निर्भर करता है। उनके द्रव्यमानों पर भी, बीच की दूरी पर भी, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, ये 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान द्रव्यमान घनत्व वाले खोखले गोलीय कोश के भीतर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखो समान द्रव्यमान घनत्व वाले खोखले गोलीय कोश के भीतर तीव्रता हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। कोई गोलीय कोश है तो उसके अंदर तीव्रता का फार्मूला डेरिवेशन भी सिद्ध किया जाता है। क्या होता है, उसकी तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। याद रखना।